इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू विच सेपरेट्स द एक्सेप्टेंस रीजन एंड द रिजेक्शन रीजन। ठीक है, ये वो वैल्यू होता है जो एक्सेप्टेंस रीजन और क्रिटिकल रीजन को क्या करता है, सेपरेट करता है। ये वो वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर हम इस नॉर्मल कर्व की बात करते हैं, तो आपको पता है, अगर ये फॉर एग्जांपल राइट टेलर टेस्ट है, यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन है ये वाला है। जो ये पोर्शन है, ये क्या है, क्रिटिकल रीजन है। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये है एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, तो अगर हम अल्फ़ा यहाँ पे ले लेंगे, सपोज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5। यूजुअली क्या होता है, जो भी हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेते हैं तो उसमें या अल्फ़ा हम जनरली क्या लेते हैं 0.05, या अल्फ़ा लेते हैं 0.01, या मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इट इज इक्वल टू 5%, इट इज इक्वल टू 1%। ये दोनों जनरली चूज करते हैं हम। ऐसा नहीं है मतलब ये सिर्फ चूज, ये कोई कुछ भी चूज करते हैं। 2% भी करते हैं, यूज कर सकते हैं, और 3% भी कर सकते हैं, 5% भी कर सकते हैं, 10% भी कर सकते हैं, 20% भी कर सकते हैं। ये डिपेंड अपॉन द रिसर्चर, उसकी क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगी। ठीक है, तो सपोज जनरली अब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं या तो 5% पे चेक करते हैं या 1% पे चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं सपोज लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05। आपको पता होता है अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा ये होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये यही होता है क्रिटिकल रीजन भी। यही होता है क्रिटिकल रीजन भी। अल्फा जो होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी, और यही होता है क्रिटिकल रीजन भी। अब क्योंकि यहाँ पे ये राइट टेलर्ड है, सारा पोर्शन जो राइट टेलर में क्या खासियत होती है, यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन होता है वो राइट साइड में, राइट टेलर्ड में होता है। ये यहाँ पे ये टेल जो होती है ये लंबी सी होती है थोड़ी। यहाँ पे तो आपको शायद ये नॉर्मल कर्व लगेगी, लेकिन ये यहाँ पे राइट टेलर टेस्ट है, ये आप अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलत बनाया है, ये नॉर्मल लग रही है। यहाँ पे जो राइट टेलर में है ये टेल लंबा होता है इसके कंपैरिजन में। अब जैसा वैसा है तो आपको ये एज्यूम करना है ये राइट टेलर टेस्ट है। तो यहाँ पे जो पूरा का क्रिटिकल रीजन अल्फा है ये यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो है ये वाला पोर्शन ये कितना है, ये है 5%। 5%। ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अगर अब यहाँ पे अगर भी कोई भी टेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो टी माइनस, कोई भी टेस्ट हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं तो टी माइनस एक्सपेक्टेड एफ टी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एफ टी, इसको जड़ से डिनोट किया जाता है। ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद जीरो मीन एंड वेरिएंस 1। ठीक है, मीन कहाँ पे होता है, सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा जड़ इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फिर होता है 1, 2 एंड 3। यहाँ पे होता है -1, -2 एंड -3। 4 और -4 नहीं आता है, क्योंकि जब अगर हम प्रोबेबिलिटी जो टेबल होता है वहाँ पे क्या होता है, अगर हम ये वाला वैल्यू देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3 लाइज बिटवीन z लाइंग बिटवीन -3 एंड +3, डेट मीन्स ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक जो है, मतलब इसमें पूरा आएगा यहाँ से ये वाला रीजन। ये होता है कितना, ये 99% कवर करता है। 99%, 99.73%। मतलब इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जो ये वाला पोर्शन रहता है, ये वाला पोर्शन है, ये कितना पोता, ये कितना है 0.27%। मतलब बहुत बहुत कम एरिया रहता है इस इंटरवल के, मतलब इस इंटरवल के बाहर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है +3 और -3 के दरमियान इतना एरिया आता है, 99.73% आता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है जब z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 क्या होता है, जब z इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, जब 0 होता है सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कर्व होती है, तो जितना एरिया यहाँ से होगा उतना एरिया यहाँ से भी होगा। ठीक है, जितना एरिया यहाँ से होगा उतना एरिया यहाँ से भी होगा, क्योंकि ये z इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ कितना होगा 50%, यहाँ कितना होगा टोटल में 50%।
जड़ से ऊपर और जड़ से नीचे बराबर बराबर होते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक कर्व होती है। सिमेट्रिक कर्व की खुसूसियत ये है, मतलब क्या होती है, जितना जड़ से ऊपर होगा उतना जड़ से नीचे होगा। तो जड़ से ऊपर कितना है, 50%। अब ये वाला पोर्शन है, ये कितना है, 5%। ये है 5%, क्योंकि हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू 5। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन कितना रह जाएगा, ये होगा 45%, क्योंकि 5% तो यहाँ था, टोटल में ये 50% था यहाँ पे। ठीक है, अब 5% ये है, तो ये रह गया यहाँ पे कितना, 45%। अब हमें ये वैल्यू चेक करना है, इसको कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ये क्योंकि यहाँ ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है बिटवीन एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन क्रिटिकल रीजन। तो ये वैल्यू हमें बताना, देखते हैं। हमें 45% पे क्या देखना है, हमें देखना है नॉर्मल टेबल। वो ये टेबल गिवन दिया गया होता है, वहाँ पे आपको 45% देखना है। तो जब हम टेबल की तरफ देखते हैं, इस वक्त मेरे पास टेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्या यहाँ पे लिखना है, राइट टेलर टेस्ट। लेकिन जो नॉर्मल टेबल है वो राइट टेलर टेस्ट के भी है, वो लेफ्ट टेलर टेस्ट के भी है, के लिए भी है, और वो टू टेलर टेस्ट के भी लिए है। ठीक है, अलग अलग से टेबल हैं। जनरली क्या होता है, राइट टेलर एंड लेफ्ट टेलर, उसमें एक ही टेबल होता है, सिर्फ साइन अपोजिट होता है, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। ठीक है, तो टू टेलर टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट ये होता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब अब यहाँ पे एरिया आ गया 45%, अब हमें क्या करना है, 45% हमें देखना है 0.45 नॉर्मल टेबल में देखना है, जो राइट टेलर टेस्ट होगा। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं, ये आता है, ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू ये आता है 1.645। डेट मीन्स यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यू बनता है वो बन गया है 1.645। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0.05 एंड टेस्ट इज राइट टेलर। टेस्ट होगा राइट टेलर, क्रिटिकल वैल्यू इज, इसको जेड अल्फा से डिनोट करते हैं। जेड अल्फा कितना है यहाँ पे, 0.05 इज इक्वल टू 1.645। ठीक है, ये है 1.645। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ले लूँगा अल्फा इज इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो किसके बराबर है, 1% के। ये है, ये थी यहाँ पे कितनी, 5%। अब 1% एरिया है कि कौन सा, क्रिटिकल रीजन। डेट मीन्स ये वाला एरिया अब 1% है, ये वाला एरिया कितना बचेगा। अब यहाँ भी देखेंगे पहले, यहाँ कितना बचेगा, या ये 50% इस साइड में, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये वाला एरिया कितना बचेगा, ये भी 50 था टोटल में, 1% ये चला गया, तो ये बन गया 49%। जब हम टेबल में देखेंगे, नॉर्मल टेबल, उसका वैल्यू एट 49%, जेड वैल्यू वो होता है बराबर 2.33। वो होता है बराबर किसके बराबर, 2.33। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या बन गया यहाँ पे, 2.33। यार z 0.01 इज इक्वल टू 2.33। ठीक है, इसी तरह से हम राइट टेलर की बात करेंगे। मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि ये सिर्फ अपोजिट में है। ठीक है, राइट टेलर एट अल्फा इज इक्वल 0.05। अब जो यहाँ पे 50% होगा, ये भी 50% होगा। अब क्रिटिकल रीजन जो है वो पूरा का पूरा लाई करेगा किसमें, राइट टेलर में, सॉरी लेफ्ट टेल में। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस वैल्यू स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 45 कितना होगा, ये होगा 50%, ये होगा 50%, तो ये होगा 45%। यहाँ पे जो ये वाला एरिया जो है ये होगा 45%। तो हमें जब हम 45% पे चेक करेंगे एट राइट टेलर, ये होता है -1.645। ये होता है पॉजिटिव में 1.645, ये होता है नेगेटिव में 1.645। इसी तरह से जब हम एट 1% अल्फा इज इक्वल टू 0.01 इज इक्वल टू 1%, तो यहाँ पे भी रीजन जो होगा 1% होगा, तो इसका क्रिटिकल वैल्यू होता है 2.33। ठीक है, अब ये तो राइट टेलर लेफ्ट टेलर टेस्ट हो गए, अब टू टेलर टेस्ट की देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पता होगा, अगर अल्फा जो होगा क्रिटिकल रीजन, इफ अल्फा इज
अगर अल्फा इज क्रिटिकल रीजन। तो अल्फा बाई 2 इसका हाफ होता है राइट में और हाफ होता है लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 5% ले लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 5%, 0.05 इज इक्वल टू 5%। तो हमने अल्फा चूज़ किया 5%। तो ये कितना होगा, ये वाला पोर्शन, ये होगा अल्फा बाई 2, वो होगा 0.025, मतलब 2.5%। 5% का हाफ कितना है, 2.5%, 0.025, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे भी कितना होगा 0.025 विच इज इक्वल टू 2.5%, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन कितना है, ये है यहाँ से यहाँ तक, ये है 50%, ये वाला कितना है, ये है 50%, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कितना बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 2.5% है, तो ये बच जाएगा 40, ये वाला एरिया ये बच जाएगा 50% माइनस 2.5%, विच इज इक्वल टू 47.5%। 47% क्या है, एरिया है ये यहाँ पे। टोटल जो एरिया है उसका 47.5% है। जब इसका टेबलेटेड वैल्यू देखते हैं, मतलब टेबल में देखते हैं, तो इसका वैल्यू होता है 1.96 यहाँ पे। जब क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व है, तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा -1.96, ठीक है। तो ये राइट टेलर्ड में भी आ गया और लेफ्ट टेलर्ड में भी आ गया। यहाँ पे आपको अब क्या याद रखना, क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है क्रिटिकल वैल्यू। ये आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, इसके बगैर आपको कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टू टेलर टेस्ट के में क्या होता है, एट 1.5% जेड अल्फा किसके बराबर होता है, 2.58, ठीक है। एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, जेड अल्फा 1.96, ठीक है। इसी तरह से राइट टेलर और लेफ्ट टेलर आपको सिर्फ वैल्यू याद रखने हैं, इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, ठीक है। देखो राइट टेलर में हमेशा प्लस आता है, क्योंकि जो क्रिटिकल रीजन है वो पॉजिटिव साइड में आता है। राइट टेलर लेफ्ट टेलर में हमेशा नेगेटिव वैल्यू आता हुआ, क्योंकि जो क्रिटिकल रीजन होता है वो जो जेड वैल्यू है उसके लेफ्ट में होता है, ठीक है। तो ये हमेशा माइनस में आ जाएगा। तो अगर आपको बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिस्टिक्स एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आप बोलेंगे 2.58। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड स्टैटिस्टिक्स अंडर व्हेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%, आप बोले 1.96, ठीक है। 2.58 एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी तरह से 1% व्हेन राइट टेलर या लेफ्ट टेलर की बार इट इज इक्वल 2.33 एंड साइमल्टेनियसली फॉर 5% 1.645, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए। इसके बाद जो होता है, अगर हमें प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू पॉइंट से, एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हम कैसे टेस्ट हाइपोथेसिस को टेस्ट करें, मतलब उसकी स्टेप्स, एल्गोरिदम हमें क्या यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। We now summarize below the various steps in testing the statistical hypothesis in a symmetric manner. Symmetric manner means हम पहले क्या करेंगे, अगर हमारे मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट करना है तो हमें क्या पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो गिवन दिए गए। फर्स्ट, सेट अप द नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नल हाइपोथेसिस को सेट करना है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस कैसे सेट करेंगे, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट गिवन दिया गया है हम उसमें लिखेंगे इसमें क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूंगा आपको। एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मार्केट जो है, मार्केट में हम किसी टैबलेट की बात करते हैं। मार्केट में एक टैबलेट है, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल दर्द के लिए आता है, ठीक है। अब ये किसी की कंपनी, फॉर एग्जांपल एक्स की कंपनी है, ये मिस्टर एक्स जो है उसकी कंपनी है, उसने पैरासिटामोल, वो तो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है सपोज, ठीक है। अब कोई नया दवा आया, नया टैबलेट आया, फॉर एग्जांपल क्रूसिन, वो किसने किया डेवलप, मैंने। फॉर एग्जांपल
ये वाई ने किया है, ठीक है। नया आदमी आ गया मार्केट में, इसने क्रोसिन टैबलेट बनाया। अब इसको क्या करना है, इसको मार्केट में ये लॉन्च करना है। तो मार्केट में कैसे लॉन्च करेगा, जब तक ये नहीं दिखाएगा क्या, जब तक इसमें मतलब आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई दवा मार्केट में आता है तो पहले उस पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो जाती है। जब स्टैटिस्टिक्स वाले इसको अप्रूव करेंगे तब ये मार्केट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन इसको दिखाना है जो हमारा टैबलेट है वो इससे अच्छा है, या तो इसके बराबर है या इसके अच्छा है। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे अगर हम थोड़ा सैंपल ले लेंगे, फिर उनको पैरास्टामॉल, कुछ लोगों को पैरास्टामॉल देंगे, कुछ लोगों को क्रोसिन देंगे, फिर उनका जो देखेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल उनको सर दर्द होगा तो फिर देखेंगे जल्दी जल्दी किसको फ़र्क होता है, तो इन सैंपल्स को फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। वो आप एग्जांपल्स बाद में देखोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ के पे बोल रहा हूँ, पैरास्टामॉल भी दिया और क्रोसिन भी दिया, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस क्या आएगी यहाँ पे, हमें भी सिर्फ टेस्ट प्रोसीजर कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस क्या आएगी, पैरासिटामॉल, जो नल हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। तो यहाँ आ जाएगा एच नॉट इज पी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है बोथ क्रोसिन एंड बोथ पैरास्टामॉल एंड क्रोसिन हैव सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे जो पैरास्टामॉल और ये है, ये सेम इफेक्ट है। अब अगर वाई एनालिसिस कर रहा है तो ये लिखेगा H1 क्या लिखेगा, ये करेगा ये, क्योंकि ये क्लेम करता है जो क्रोसिन है वो पैरास्टामॉल से अच्छा है, तो H1 आएगा इसके लिए से C इज ग्रेटर देन P। तो ये बन गया कौन से वाले, जब ग्रेटर देन आएगा ये बन गया राइट टेलर्ड। ये ग्रेटर देन आता है, ठीक है। जो ऑलरेडी है उसके ऑलरेडी क्या था, पैरास्टामॉल था ऑलरेडी, तो ये बोल रहा है उससे ज़्यादा है, तो ये है राइट टेलर्ड। अगर ये बोलता जो ऑलरेडी हम जो नया है उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, पुराने के साथ। पुराना क्या था, पैरास्टामॉल, नया क्या है, नया है क्रोसिन। तो अगर ये बोलेगा क्रोसिन जो है उसका वो इसका इफेक्ट जो है वो पैरास्टामॉल से ज़्यादा है, तो बन गया राइट टेलर्ड। अगर ये लिखता क्रोसिन का है लेस देन पैरास्टामॉल तो वो बन गया राइट टेलर्ड, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा तो हम करेंगे सेटअप नल हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद सेटअप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद हम क्या करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो अभी मैंने बोला दिस विल एनेबल अस टू डिटरमाइन वेदर वी विल यूज सिंगल टेलर टेस्ट और टू टेलर। यहाँ से ही अब जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिलेक्ट करेंगे हमें यही पे पता चलेगा हमें अब क्या टू टेलर टेस्ट लगाना है या वन टेलर। अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाले नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है तो ये डेफिनेटली क्या है, सिंगल टेलर टेस्ट है, वन टेलर टेस्ट है। अगर नॉट इक्वल टू होता तो टू टेलर टेस्ट होता, ठीक है। तो अब हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिलेक्ट की। इसके बाद हमें करना है चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चूज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिपेंड करता है रिसर्चर पे, वो कितना मतलब लीनियंस देता है जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा डिपेंडिंग अपॉन द रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स एंड परमिसिबल रिस्क, ठीक है। वो इस पे डिपेंड करता है वो कितना परमिसिबल होता है रिस्क लेने में, ठीक है। दिस इज टू बी डन डिसाइडेड बिफोर सैंपल इज ड्रॉन। जो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होती है ये पहले ही फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप इसको पहले ही बोल रहे हो अगर इसमें कुछ इतना आइटम्स खराब हो गए तो हम इसको वापस कर देंगे। अगर इतने फॉर एग्जांपल इतने अगर हमने अब 100 लिया था, मैंने कल जो पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल की थी अंडे की एग्स की, तो अगर 5 एग्स खराब होंगे तो हम इसको रखेंगे। अगर लेकिन अगर 5 से ज़्यादा खराब हो गए तो 5 इसमें खराब है तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, लॉट जो है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है रिसर्चर पे वो कौन सा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखिएगा। क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन दी गई है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, नल हाइपोथेसिस, उसके बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करना है चूज। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स।
टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, जो भी हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट कंप्यूट द टेस्ट स्ट्रेटजी z इज इक्वल टी माइनस एक्सपेक्टेड एफ टी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। जो भी हम टेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू लेना है, मतलब उसका मीन लेना है, और इसका स्टैंडर्ड एरर और ये वाला यूज़ करना है। ये हमेशा इसको z कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। z इज इक्वल टू टी माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ टी डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी, ठीक है। अगर हम मीन की बात करेंगे तो अगर हमारा टेस्ट स्ट्रेटजी मीन होगा तो हम लिखेंगे x बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे लेकिन सिग्मा माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ सिग्मा। हम कोरिलेशन की बात करेंगे r माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ r, ठीक है। हम डिफरेंस ऑफ मीन्स की देखेंगे, लिखेंगे वो होता है x1 बार माइनस x2 बार। आपके पास दो सैंपल है, आप में उनका सैंपल डिफरेंस देखना है। टेस्ट स्टिकस उसके उस वक्त बनेगा, जो भी आप वो आपको आगे आगे में देखते हैं, आप टेस्ट स्टिकस बहुत यूज़ करने वाले हैं आगे आगे, ठीक है। x1 बार अगर डिफरेंस ऑफ मीन्स देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 बार माइनस x2 बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेट x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। इसी तरह से जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है उस स्टैटिस्टिक होगा उसका क्या करें हम, ये वाला निकालेंगे t माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर वायर t इज एनी स्टैटिस्टिक्स अंडर एच नॉट। हमें एच नॉट को कंसिडर करना है, ठीक है। जिस तरह हम टाइप फर्स्ट एरर एंड टाइप सेकंड एरर में अंडर एच नॉट लिखते थे या अंडर एच वन लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे हमें कंसिडर करना है एच नॉट इज ट्रू। स्टेप 5 क्या है, जब ये हम कंप्यूट करेंगे टी माइनस एक्सपेक्टेड, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वही कंपेयर द कंप्यूटेड वैल्यू, इसको कंप्यूटेड वैल्यू कहते हैं या कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं। वही कंपेयर द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ जेड, इसको जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे उसको कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड या कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ जेड विद द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड। उसको करेंगे कंपेयर किसके साथ, क्रिटिकल वैल्यू के साथ, जो टैबलेटेड वैल्यू गिवन दिया गया है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ये वाला। अगर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपकी 5% है और 2 टेलर टेस्ट है, आपका क्रिटिकल वैल्यू है 1.96। अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है और लेफ्ट टेलर टेस्ट है तो ये बन गया क्रिटिकल वैल्यू -2.33, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका राइट टेलर टेस्ट है और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, वो बन गया 1.64, ठीक है। तो ये बन गया क्रिटिकल वैल्यू। जब ये यहाँ से क्या आएगा आपको कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको जेड कैलकुलेटेड कहते हैं, और लेवल ऑफ वो होता है क्रिटिकल वैल्यू जो होता है उसको कैलकुलेटेड टैबलेटेड वैल्यू कहते हैं, क्योंकि वो टेबल से हम लेते हैं, ठीक है। तो हम इनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे दो चांसेस होते हैं, या लेस देन होगा या ग्रेटर देन, इफ मॉड ऑफ जेड, ठीक है। मॉड ऑफ जेड मीन्स अगर ये माइनस वाला होगा, माइनस या प्लस होगा, हम इसको डायरेक्टली करेंगे, माइनस वाला माइनस हटाएंगे इसमें। मॉड मीन्स हम सीधे मतलब मैग्नीट्यूड लेते हैं इसमें। मॉड ऑफ जेड इज लेस देन जेड, अगर ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा वो लेस देन होगा टैबलेटेड वैल्यू। ये वाला है क्रिटिकल वैल्यू, ये इसको टेबल से लेते हैं, इसको टैबलेटेड वैल्यू कहते हैं। इसको हम खुद कंप्यूट करते हैं, इसको कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं। दैट इज जेड कैलकुलेटेड इज लेस देन जेड अल्फा इज टैबलेटेड वैल्यू, वी से इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। उसके उस वक्त हम बोलते हैं ये सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। By this we mean that the difference t minus expected value of t is just due to fluctuations of sampling। जो यहाँ पे इन दोनों की जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनमें से जो थोड़ा सा फर्क था वो था सिर्फ क्या, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस की वजह से हमने सैंपल अलग अलग लिया था। अगर हम वही और कोई सैंपल ले लेता तो और कोई रिजल्ट आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते थे मतलब जो पैरास्टामोल और क्रोसिन में उतना उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो मरीज का दर्द है ठीक करने में उनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो लगभग सेम ही है। और इस वजह से वी डू नॉट हैव द रीजन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या थी, जो इनका इफेक्ट क्रोसिन का इफेक्ट और पैरास्टामोल का इफेक्ट है वो सेम है। तो ये भी बता रहा है जो इनमें जो इनकी डिफरेंस थी वो ज़्यादा नहीं थी, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट थी, नॉन सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट में लिखूंगा। तो इनकी जो डिफरेंस थी वो क्या इनसिग्निफिकेंट है। तो हम बोलेंगे क्या इस वक्त हम वी डू नॉट हैव द एविडेंस
टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हमें हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ताकि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और कंक्लूजन क्या देंगे, हम कंक्लूजन देंगे जो केरोसिन और पैरास्टामोल है उनका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, इसके बारे का यहाँ पे आपको शॉर्ट में याद रखना है, इफ z इज कैलकुलेटेड, z इज क्या है, लेस देन z अल्फा विच इम्प्लाइज एक्सेप्ट एच नॉट, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे होता है अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो होता है वो टैबलेटेड वैल्यू से कम होगा तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। जब हम एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस करेंगे हम कंक्लूजन क्या करेंगे, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे उनमें डिफरेंस नहीं है, वो सेम टू सेम है या किसी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, वो बोलेंगे हम या ये ठीक है। इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन जेड अल्फा, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टैबलेटेड वैल्यू। अब जो कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर देन होगा टैबलेटेड से। जब वो ग्रेटर देन होगा वो ऑटोमेटिकली किस में फॉल करेगा, वो फॉल करेगा क्रिटिकल रीजन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये था एक कर्व है। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या है, जेड अल्फा है, यहाँ पे जो जेड वैल्यू है वो इससे ज़्यादा आ गया तो इससे ज़्यादा वो कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। ये तो क्रिटिकल, उस वक्त हम डायरेक्टली क्या रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसी तरह से अगर यहाँ पे होगा ये है माइनस जेड अल्फा से क्या होगा, छोटा होगा, तो यहाँ से यहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे इससे छोटा होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उस वक्त भी हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो अगर जेड अल्फा जो जेड टैबलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर देन इससे आ गया तो उस वक्त हम रिजेक्ट करेंगे। अगर इससे लेस देन आ गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ इससे बड़ा आ गया तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस रीजन में एक्सेप्टेंस रीजन में आएगा तो उस वक्त एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या है, दो कंक्लूजन निकलते हैं। हमें जेड कैलकुलेटेड और जेड टैबलेटेड होता है, दो वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, ये आपको पूरा याद रखना है। अगर जेड कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टैबलेटेड वैल्यू से कम है तो हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस, अगर उससे ग्रेटर देन है तो रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंगली हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे। ठीक है, इफ मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन देन वी से दैट इट इज सिग्निफिकेंट, हम उस वक्त बोलेंगे ये सिग्निफिकेंट है। कौन क्या चीज़ सिग्निफिकेंट है, जो दोनों की डिफरेंस थी वो सिग्निफिकेंट है। जो पैरास्टामोल और क्रोसिन का इफेक्ट था मतलब सर दर्द ठीक करने में, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, मतलब उनमें बहुत फर्क है, तो एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। एन अल्फा हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम इसको अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टैंड इट।